मेरी सासू माँ के गुजर जाने के बाद मेरे ससुर जी स्टोर रूम में जाते और 1 घंटे के बाद बाहर आते। ससुर जी स्टोर रूम में किसी को जाने नहीं देते, बाहर निकलते ही उसमें ताला लगा देते थे। एक दिन रात को खाने के बाद मैं स्टोर रूम के पास से गुजर रही थी तो मैंने देखा। मेरा नाम पूर्णिमा है और मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरे जन्म के बाद से ही मुझे मेरी दादी का प्रकोप झेलना पड़ा। दादी मुझे पसंद नहीं करती थी क्योंकि उन्हें बेटी नहीं बेटा चाहिए था, लेकिन मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। अपने मम्मी पापा के लिए मैं घर की लक्ष्मी थी। मैं धीरे धीरे बड़ी होने लगी, मम्मी पापा के प्यार के साथ और दादी की धुतकार के साथ। पूर्णिमा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसीलिए उसकी माँ राधिका पूर्णिमा से किसी काम के लिए नहीं कहती। राधिका जी चाहती थी कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। एक दिन दादी ने अपनी बहू राधिका से कहा। पूर्णिमा के पापा मनोहर जी भी वहीं बैठे थे। राधिका सुन, बहुत हो गई इसकी पढ़ाई लिखाई, अब इसे कुछ घर के काम भी सिखा दे। चूल्हा चौका के आसपास भी नहीं जाती है ये लड़की। तभी मनोहर जी बोले, माँ आप चिंता न करो, वो सब सीख जाएगी। पूर्णिमा बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी, वो सादगी से रहना पसंद करती थी। धीरे धीरे इसी तरह दिन कटते रहे। अब पूर्णिमा की बैंक में नौकरी लग गई थी, वो भी बहुत ही अच्छे पद पर। आज पड़ोस के लोग घर पर बधाइयाँ देने आ रहे थे। दादी भी बहुत खुश थी क्योंकि सब दादी से बोल रहे थे, आपकी पोती ने तो कमाल कर दिया। पूर्णिमा को दादी ने आज पहली बार गले से लगाया था। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए थे। एक दिन मनोहर जी राधिका से बोले, राधिका अब हमें पूर्णिमा की शादी के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, आपने सही कहा, अब हमारी पूर्णिमा किसी और के घर की लक्ष्मी बनेगी, हम लोग उसके बिना कैसे रहेंगे। राधिका और मनोहर जी की आंखें भर आई थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये तो विधि का विधान है, हमें अपनी पूर्णिमा को विदा तो करना ही पड़ेगा। छुट्टी का दिन था, सभी लोग हॉल में बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी पूर्णिमा के मामा आ गए। पूर्णिमा अपने मामा को देखकर बहुत खुश हो गई थी क्योंकि पूर्णिमा अपने मामा की लाडली बेटी है। पूर्णिमा बेटा जा मामा के लिए चाय बना कर ले आ। पूर्णिमा मामा के लिए चाय बनाने चली गई। मामा जी बोले, राधिका दीदी मैं पूर्णिमा के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ, अपने दोस्त के बेटे का। वो भी लखनऊ में ही बैंक में मैनेजर है। लड़के का नाम कार्तिक है, बहुत ही सुंदर और सरल स्वभाव का है। अपनी पूर्णिमा की जोड़ी उसके साथ बहुत अच्छी लगेगी। अकेला लड़का है, अपने माता पिता के साथ रहता है, पूरा परिवार बहुत ही अच्छा है। अपनी पूर्णिमा वहाँ बहुत खुश रहेगी। मामा जी ने कार्तिक की फोटो दिखाई। राधिका और मनोहर जी को लड़का अच्छा लगा। राधिका बोली, भैया थोड़ा सा समय दो, एक बार हम पूर्णिमा और उसकी दादी से राय जान ले, फिर आपको बताते हैं। ठीक है दीदी, जैसा आपको सही लगे। पूर्णिमा चाय लेकर आ गई। मामा घर पर सब लोग कैसे हैं? सब ठीक है बेटा। अच्छा दीदी अब मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा ज़रूरी काम है, बाद में आता हूँ कहकर मामा जी वहाँ से चले गए। मनोहर जी ने पूर्णिमा से कहा, जा बेटा दादी को बुला कर ले आ। दादी जल्दी आओ, पापा बुला रहे हैं आपको, कुछ बात करनी है। दादी हॉल में आ गई। पूर्णिमा तू भी आ जा। मनोहर जी ने अपनी माँ को कार्तिक की फोटो दिखाई, उन्हें भी लड़का अच्छा लगा। फिर दादी ने पूर्णिमा को फोटो दे दी। कैसा लगा तुम्हें लड़का? दादी ने पूर्णिमा से पूछा। पूर्णिमा थोड़ा सा शर्मा गई। अच्छा है दादी। मनोहर जी ने लड़के के बारे में अपनी माँ और पूर्णिमा को सब बताने लगे। सबको ये रिश्ता पसंद आया। मनोहर जी ने पूर्णिमा के मामा को फ़ोन करके बता दिया
कि लड़का सबको पसंद है। बस एक बार कार्तिक और पूर्णिमा एक दूसरे से बात कर लें तो अच्छा रहेगा। मामा ने पूर्णिमा और कार्तिक को मिलवा दिया। दोनों ने आपस में बातचीत की और दोनों ने शादी के लिए हाँ बोल दिया। दोनों परिवारों ने आपस में बातचीत करके शादी की तारीख तय कर दी। 2 हफ्ते बाद आज मनोहर जी के घर में शहनाइयाँ बज रही थी। पूर्णिमा को दुल्हन के जोड़े में देखकर मनोहर जी और राधिका जी की आंखें भर आई थी। दादी भी आज बहुत खुश थी क्योंकि उनकी पोती की शादी थी। इस तरह रस्म और रिवाज के साथ कार्तिक और पूर्णिमा की शादी संपन्न हो गई। मनोहर जी ने शादी बहुत धूमधाम से की थी। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी थी उन्होंने। पूर्णिमा के ससुराल वाले शादी की व्यवस्था देखकर बहुत खुश थे। अब समय आ गया था पूर्णिमा का इस घर से विदा लेने का। राधिका और मनोहर जी ने अपनी बेटी को रोते बिलखते हुए विदा कर दिया। पूर्णिमा का स्वागत उसकी ससुराल में बहुत अच्छे से हुआ। पूर्णिमा थोड़ी डरी हुई थी। अभी कार्तिक ने अपनी माँ को पूर्णिमा के पास भेजा। कार्तिक की माँ कावेरी जी ने पूर्णिमा को समझाया, बेटा तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मेरे लिए जैसे मेरा कार्तिक है वैसे ही तुम भी हो। पूर्णिमा चुपचाप बैठी सब सुन रही थी। पूर्णिमा का डर अब थोड़ा सा खत्म हुआ था। वो थोड़ा सा सहज दिख रही थी। दुल्हन के पहले दिन की सारी रस्में खत्म हो गई थी। पूर्णिमा को कार्तिक के कमरे में भेज दिया गया। थोड़ी देर बाद कार्तिक भी वहां आ गया। कार्तिक ने बात करना शुरू किया, पूर्णिमा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। पूर्णिमा की आंखों से आंसू बह रहे थे अपने माता पिता से बिछड़ने की वजह से। कार्तिक ने पूर्णिमा के आंसू पोंछते हुए गले से लगा लिया। अगली सुबह पूर्णिमा की पहली रसोई थी। उसने सबके लिए सूजी का हलवा बनाया। पूर्णिमा जब सबको हलवा दे रही थी तो डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे। कावेरी जी ने पूर्णिमा के हाथ पकड़ लिए और समझाया, बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो। सबने हलवा खाया, सबको हलवा बहुत पसंद आया। पूर्णिमा के ससुर जी कन्हैया लाल ने अपनी बहू की बहुत तारीफ की। सासू माँ ने कहा, बेटा पूर्णिमा तेरे हाथों में तो जादू है, बहुत ही कमाल का हलवा बना है। तुमने पढ़ाई लिखाई करते करते खाना बनाना भी सीख लिया था क्या? हाँ माँ जी, कभी कभी मैं मम्मी का काम में हाथ बटा दिया करती थी, इससे मम्मी की मदद हो जाती। कावेरी जी को सुनकर अच्छा लगा। अब सारे नाते रिश्तेदार जाने लगे थे। पूर्णिमा ने खाना बनाया और खाना भी सबको बहुत पसंद आया। अब घर में पूर्णिमा, कार्तिक, कावेरी और कन्हैया लाल जी बचे थे। आज पूर्णिमा को पगफेरों के लिए घर जाना था। पूर्णिमा के मामा उसे लेने आए थे। कावेरी जी ने पूर्णिमा के मामा को धन्यवाद कहा, इतनी अच्छी लड़की से कार्तिक की शादी कराने के लिए। कावेरी जी पूर्णिमा की तारीफ कर रही थी तो ये सुनकर मामा को बहुत अच्छा लगा। मामा जी पूर्णिमा को लेकर घर आ चुके थे। राधिका, मनोहर और दादी गेट पर ही खड़े थे। वो लोग पूर्णिमा के आने का इंतजार कर रहे थे। पूर्णिमा के आते ही सबने पूर्णिमा को गले से लगा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे सबने वर्षों बाद देखा हो पूर्णिमा को। राधिका जी और दादी ने पूर्णिमा से पूछा, बेटा सब ठीक तो है ना? ससुराल में कोई दिक्कत तो नहीं? कोई तुम्हें वहाँ परेशान तो नहीं करता? अरे मम्मी जी शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है। मेरे ससुराल में सब बहुत अच्छे हैं। सब लोग बहुत प्यार करते हैं मुझे। पूर्णिमा के मुंह से अपने ससुराल की तारीफ सुनकर सब बहुत खुश थे। आज मनोहर जी को तसल्ली हो गई कि उनकी बेटी सही घर में गई है। हंसते मुस्कुराते 2 दिन कब बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। कार्तिक पूर्णिमा को लेने घर आ गया था। मनोहर जी ने मिठाई और फल के साथ पूर्णिमा को
ससुराल भेज दिया। अपनी बहू को देखकर कावेरी जी बहुत खुश हो गईं और बोली, बेटी घर पर सब लोग कैसे हैं? हाँ माँ, सब ठीक है। बहू तुम कपड़े बदल कर फ्रेश होकर हॉल में आ जाओ, तब तक मैं चाय बनाती हूँ। इसी तरह धीरे धीरे हंसी खुशी से दिन गुजर रहे थे। एक दिन कावेरी जी अपनी बहू के साथ मिलकर खाना बना रही थी। तभी अचानक कावेरी जी को चक्कर आ गए और वो किचन में ही गिर पड़ी। पूर्णिमा ने कावेरी जी के ऊपर पानी की छींटे मारी, पर कावेरी जी को होश नहीं आया। पूर्णिमा ने अपने ससुर को आवाज लगाई, पापा जी जल्दी आओ, माँ को पता नहीं क्या हो गया है, वो बेहोश हो गई हैं। कन्हैयालाल जी ने जैसे सुना, वो दौड़ते हुए किचन की तरफ भागे। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन कावेरी को होश नहीं आया। कन्हैयालाल जी ने तुरंत ही कार्तिक को फोन किया, बेटा तुम्हारी माँ बेहोश होकर किचन में गिर गई, मैं उन्हें सिटी हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी से अस्पताल पहुँचो। कन्हैयालाल जी ने जल्दी से कार निकाली। पूर्णिमा और कन्हैयालाल जी ने मिलकर कावेरी को कार में बिठाया और अस्पताल के लिए निकल गए। कावेरी जी को अस्पताल में भर्ती कराया। उनको दवाइयाँ और इंजेक्शन देकर होश में लाया गया। फिर उनके सारे टेस्ट हुए। कार्तिक भी हॉस्पिटल पहुंच चुका था। पापा क्या हुआ माँ को? पता नहीं बेटा, तुम्हारी माँ किचन में बेहोश हो गई थी। अभी तो फिलहाल सब ठीक है। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए हैं, उसकी रिपोर्ट कल तक आएगी, इसीलिए तब तक हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ेगा। और पूर्णिमा को मैंने घर भेज दिया है। बेटा कार्तिक, तू भी अपनी माँ को देखकर घर के लिए निकल जा। पूर्णिमा घर पर अकेली है। लेकिन पापा, मैं आपको अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? बेटा तू मेरी चिंता मत कर, तू घर के लिए निकल जा, यहाँ पर सब मैं संभाल लूँगा। जैसे ही कार्तिक घर के अंदर पहुँचा, उसने देखा पूर्णिमा रो रही थी। तभी कार्तिक ने कहा, शांत हो जाओ पूर्णिमा, माँ को कुछ नहीं होगा। तभी पूर्णिमा ने कार्तिक को बताया, कार्तिक तुम और पापा जब 3 दिनों के लिए घर से बाहर गए थे, तब भी माँ को बहुत तेज बुखार आया था। तो उनके पास कुछ दवाइयाँ थी, तो उन्होंने बोला, बेटा मुझे ये दवाइयाँ दे दो, मेरा बुखार ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब भी वो बीमार होती तो वही दवा लेती हैं। अब तक तो बुखार पूरी तरह से ठीक हो गया था। अचानक 1 हफ्ते बाद आज फिर से माँ को तेज बुखार चढ़ गया और बेहोश होकर किचन में ही गिर गईं। कार्तिक पूर्णिमा से बहुत नाराज हुआ और बोला, पूर्णिमा तुमने बहुत गलत किया ये बात छुपाकर। कार्तिक मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। पूर्णिमा अब तुम रेस्ट करो, माँ की रिपोर्ट आने वाली होगी तो मैं हॉस्पिटल जाता हूँ। कार्तिक हॉस्पिटल पहुँचा ही था कि डॉक्टर ने कार्तिक को अपने कैबिन में बुलाया और बोले, मिस्टर कार्तिक आपकी माँ को कैंसर है और ये फाइनल स्टेज में है। डॉक्टर ने कार्तिक से पूछा, क्या आप लोगों को कभी भी कुछ भी नहीं पता चला? डॉक्टर साहब ये कुछ दवाइयाँ हैं जो माँ लिया करती थी। जब मैं अभी घर गया था तो मेरी वाइफ ने बताया। डॉक्टर ने जैसे ही वो दवाइयाँ देखी, उन्होंने कार्तिक को बताया, आपकी माँ को पहले से पता है कि उन्हें कैंसर है और ये दवाइयाँ कोई नॉर्मल दवा नहीं बल्कि कैंसर की दवा है। कार्तिक को यकीन नहीं हो रहा था कि माँ को कैंसर है और ये बात माँ जानती थी और हमें कभी इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया। कन्हैयालाल जी ने सारी बातें सुन ली थी। उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। वो वहीं गेट पर बैठ गए। कार्तिक ने अपने पापा को उठाया और चेयर पर बिठाया। पापा परेशान मत हो, माँ ठीक हो जाएंगी। कार्तिक तू मुझे झूठी दिलासा मत दे, मेरी कावेरी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? इतनी तकलीफ उसने मुस्कुराकर झेल ली
और हमें आभास तक नहीं होने दिया। उसने मुझे क्यों नहीं बताया? हर छोटी से छोटी बात वो मुझे बताती थी, फिर इतनी बड़ी बात उसने कैसे छुपा ली? मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया कार्तिक, मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया। कार्तिक, मैं तेरी माँ के बिना नहीं जी पाऊंगा। पापा शांत हो जाइए। अगर माँ ने आपको इस तरह टूटते हुए देख लिया तो वो सहन नहीं कर पाएंगी। हमें माँ के सामने मजबूत बनना पड़ेगा, जिससे उनकी जीने की इच्छा बढ़ सके और वो हमारे साथ कुछ दिन और बिता सके। बेटा कार्तिक, पूर्णिमा को अपनी माँ के कैंसर के बारे में कुछ भी मत बताना। तुम तो जानते हो पूर्णिमा की प्रेगनेंसी में दिक्कतें हैं। अगर उसे ये बात पता चल गई तो शायद वो सहन नहीं कर पाएगी। कार्तिक ने अपने पापा की हाँ में हाँ मिलाई। शायद पूर्णिमा की वजह से ही माँ ने किसी को कुछ नहीं बताया होगा। कार्तिक को अब सब समझ में आ रहा था। दरअसल पूर्णिमा 5 माह की प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने उसे साफ तौर पर टेंशन लेने के लिए मना किया है। कन्हैयालाल जी ने अपने आंसू पोंछे और कार्तिक से कहा, बेटा तू अभी घर जा, नहीं तो बहू बहुत परेशान हो जाएगी। तेरी माँ का ध्यान रखने के लिए मैं हूँ यहाँ पर। और हाँ, बहू को बता देना कि माँ को इन्फेक्शन हुआ है तो उनको अभी 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। कार्तिक अपनी माँ को देखकर घर चला गया। जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, पूर्णिमा जल्दी जल्दी गेट की तरफ कदम बढ़ाने लगी और गेट खोलकर पूर्णिमा ने गेट पर ही पूछ लिया, कैसी है माँ की तबीयत? क्या हुआ उनको? आराम से पूर्णिमा, अंदर तो आने दो, सब बताता हूँ। कार्तिक ने घर के अंदर आकर बताया, पूर्णिमा सब ठीक है, वो माँ को इन्फेक्शन हो गया है, इसीलिए अभी कुछ दिनों तक माँ को अस्पताल में रखना पड़ेगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, माँ से मिलाने ले चलूँगा तुम्हें। कार्तिक ने पूर्णिमा से पूछा, तुमने खाना खाया? अभी नहीं, खा लूँगी। पूर्णिमा, पहले तुम खाना खा लो, फिर पापा के लिए खाना पैक कर दो। और कार्तिक, माँ क्या खाएंगी? माँ को वहीं अस्पताल में ही खाना मिलेगा। ठीक है कार्तिक, मैं पैक कर देती हूँ। तुम्हारा खाना यहीं निकाल दूँ या वहीं पापा के साथ खाओगे? मैं वहीं खा लूँगा, तुम खा लो पहले। कार्तिक खाना लेकर अस्पताल के लिए निकल गया। कावेरी जी ने कन्हैयालाल से पूछा, क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? कावेरी, तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? मैं आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं क्या करती? अगर मैं आपको बता देती तो आपका उदास चेहरा देखकर बहू को चिंता हो जाती, जो उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इसीलिए मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। मैं आपसे एक बात कहूँ, मानेंगे? हाँ बोलो कावेरी, क्या बात है? अब आप जानते हैं मेरे पास मुश्किल से 2 या 3 महीने ही बचे हैं, इसीलिए मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। अपनी बहू पूर्णिमा, नहीं नहीं बहू नहीं, वो बेटी है, मेरी बेटी। कावेरी जी के बाल बहुत खराब हो गए थे। कन्हैयालाल ने उन्हें सही करने की कोशिश की तो वे सारे बाल निकलकर बाहर आ गए। दरअसल कावेरी के सर के बाल सब गिर चुके थे, इसीलिए कावेरी ने विग लगा रखी थी बालों वाली। कन्हैयालाल जी को दुख हो रहा था कि उनकी कावेरी के साथ इतना सब कुछ हो रहा था और उन्हें पता तक नहीं चला। धीरे धीरे करके हॉस्पिटल में 4 दिन गुजर गए। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर हॉस्पिटल नहीं आया, इसीलिए पूर्णिमा अचानक एक दिन हॉस्पिटल पहुंच गई माँ से मिलने। कावेरी जी ने बालों वाली विग नहीं पहन रखी थी और उनसे पापा जी और माँ जी की बातें सुन ली। उसके पैर वहीं पर जड़ हो गए थे। अब पूर्णिमा को पता चल गया था कि माँ को कैंसर है और वो कुछ ही दिनों की मेहमान है। पूर्णिमा चुपचाप हॉस्पिटल से घर चली आई, किसी को भी पता नहीं चलने दिया कि वो सब जानती है। 1 हफ्ते बाद कावेरी जी घर आ गईं।
पूर्णिमा ने अपने आप को संभाल लिया था। उसने किसी को एहसास भी नहीं होने दिया कि वो सब जानती है। घर में सबके सब दुखी थे माँ जी की बीमारी को लेकर, लेकिन सब एक दूसरे के सामने मुस्कुराने का दिखावा कर रहे थे। धीरे धीरे 1 महीना गुजर गया। कावेरी जी ने पूर्णिमा को बहुत कुछ सिखा दिया था दुनियादारी के बारे में। जैसे जैसे कावेरी जी की तबीयत फिर बिगड़ने लगी, सब उदास रहने लगे। कावेरी जी को बहुत दर्द होता है, लेकिन वो अपनी बहू के सामने उफ तक नहीं करती। इस तरह 1 महीना और बीत गया। फिर अचानक एक दिन कावेरी जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ही बिगड़ गई और वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। पूरे विधि विधान के साथ कावेरी जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कन्हैयालाल जी और कार्तिक की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो पूर्णिमा को कैसे संभाले। कन्हैयालाल जी ने पूर्णिमा की माँ राधिका जी को कुछ दिनों तक पूर्णिमा के पास रुकने के लिए कहा, क्योंकि पूर्णिमा अपने परिवार को छोड़कर मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी। कन्हैयालाल जी अपनी बहू के सामने मजबूत बने रहने की बहुत कोशिश करते और इस नाटक को करते करते वो शाम तक पूरी तरह टूट जाते। तो वे घर के स्टोर रूम में जाकर 1 या 2 घंटे वहीं बैठे रहते। अब ये कन्हैयालाल जी का रोज का काम हो गया था। कुछ देर स्टोर रूम में बैठे रहना, फिर वहाँ से निकलकर उसमें ताला लगा देना और फिर सीधा बाथरूम में चले जाना और वहाँ से नहाकर निकलना और फिर सो जाना। पूर्णिमा कुछ दिनों से लगातार ये सब नोटिस कर रही थी। अगले दिन पूर्णिमा अपने ससुर जी के पीछे पीछे गई। उसने देखा उस स्टोर रूम में एक पुतला था सासू माँ का, जिसको पापा सासू माँ की तरह विग और कपड़े गहने पहना कर रखते थे, जिसको पकड़कर ससुर जी बहुत तेज तेज से रोते बिलखते, आवाज बाहर ना जाए इसीलिए वो अपने मुंह पर कपड़ा ठूस लेते। कन्हैयालाल जी कावेरी को भुला नहीं पा रहे थे, सिर्फ भूलने का दिखावा कर रहे थे। ये सब देखकर पूर्णिमा के रोंगटे खड़े हो गए और अचानक से उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर अस्पताल पहुंचा। कन्हैयालाल जी, मनोहर जी, राधिका सब हॉस्पिटल में बच्चे के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी अंदर से नर्स आई और बोली, बधाई हो, लक्ष्मी जी आई हैं। आज 4 महीने बाद सबके चेहरे पर चमक आ गई थी। तभी राधिका जी ने कन्हैयालाल जी से कहा, बधाई हो भाई साहब, कावेरी जी वापस आ गईं। सब आज बहुत खुश थे। सब लोग खुशी खुशी हॉस्पिटल से घर आ गए, लेकिन पूर्णिमा को रह रहकर पापा के स्टोर रूम वाली बात याद आ रही थी। लेकिन अब कन्हैयालाल जी ने उसे स्टोर रूम का ताला खोल दिया और सारा सामान जलाकर गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। अब उन्होंने अपने आप को छोटी कावेरी में बिजी कर लिया था। ये सब देखकर पूर्णिमा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।